चलिए आज हम बात करते हैं हाउस पैनल ने जो लीक्स के बाद एनटीए द्वारा जो पेन एंड पेपर परीक्षाएं करने का जो आह्वान किया है वो क्यों किया है और किस तरह किया है। वहीं दूसरे अगर बात करें तो रिश्वत मामले में एनएएसी की जो आंतरिक जो जांच है वो कैसी चल रही है एनएसी की, और हाउस पैनल ने जो लीक्स के बाद जो बदलाव किए हैं पेपर पैटर्न में वो क्यों किए हैं। वहीं जो सिफारिश वगैरह जो है करने के लिए उनके कारण क्या हैं, और कंप्यूटर आधारित जो परीक्षण हैं उनके सुझाव दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, वहीं इस पर हम बात करते हैं। वहीं दूसरी जो खबर है वो जो विश्वविद्यालय हैं वो 5 साल के लिए उनकी जो मान्यता है वो वंचित कर दी गई है, और सहकर्मी टीमों को एनएसी गतिविधियों से आजीवन जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह मामला गुंटूर स्थित कोनेरो लक्ष्मया एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा अपने विश्वविद्यालय को A++ रेटिंग दिलवाने के बदले में एनएएससी की टीमों को कथित तौर पर रिश्वत देने की जो सीबीआई जांच से उससे पता चलता है। A++ रेटिंग जो है वो पैसे देकर की जाती है, जिससे कि विद्यालय की जो रेटिंग है वो बढ़ती है। तो इस पर हम बात करते हैं। यह जो खबर है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेटेशन काउंसिल एनएएसी में रिश्वतखोरी के मामले से संबंधित एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट के बारे में है, जिस पर हम बात करेंगे। तो पेपर पैटर्न में जो मोड है उसमें पेपर एंड पेन मोड में जो बदलाव हैं वो किए गए हैं। जैसे संसदीय पैनल ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा पेन एंड पेपर मोड में परीक्षाएं आयोजित करने का आह्वान किया है, क्योंकि रिश्वत सिफारिश के कारण की बात करें तो 2024 में एनटीए द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं जैसे नीट यूजी और यूजीसी नेट में परीक्षाएं जो है वो लीक हुई, पेपर लीक हुए। अनियमितताएं और अन्य मुद्दों के बाद यह सिफारिशें की गई। पैनलों का मानना है कि एनटीए का प्रदर्शन बहुत अधिक विश्वास पैदा नहीं करता है। वहीं पेन एंड पेपर के तर्क की बात करें तो समिति ने तर्क दिया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जैसी पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की जाने वाली कई जो परीक्षाएं हैं वो वर्षों से लीक प्रूफ रही हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के लिए सुझाव की बात करें तो पैनलों ने सिफारिश की है कि यदि कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं तो वे केवल सरकारी या सरकार द्वारा नियंत्रित केंद्रों में ही हो, निजी केंद्रों में कभी नहीं हो। प्रमुख जो बदलाव हैं उनकी बात करें तो संसदीय पैनल की सिफारिशें और 2024 के विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित कुछ प्रमुख बदलाव हैं, जैसे कि एनटीए का पुनर्गठन। शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2025 से एनटीए केवल उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। यह अब भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। महानिदेशक के बदलाव की बात करें तो एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को नियुक्ति जो है वो दी गई है। ग्रेस मार्क्स को रद्द करने की बात करें तो नीट यूजी 2024 परीक्षा में एक 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए थे। इन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया, जिसमें से लगभग 52% जो छात्र हैं फिर से उपस्थित हुए। यूजीसी नेट ऑफलाइन मोड की बात करें तो यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा जो पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी मोड में होती थी उसे ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में आयोजित किया गया था। हाइब्रिड परीक्षा की बात करें तो सीयूईटी और यूजी 2024 परीक्षा को हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें कुछ विषय जैसे कि सीबीटी और कुछ पेन एंड पेपर मोड में थे। परीक्षा केंद्र आवंटन नियम 2026 की बात करें तो 26 से ये 27 तक। इसकी बात करें तो
शैक्षणिक सत्र ने नीट, जेई और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार अब अपनी पसंद के परीक्षा शहर का चयन नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय परीक्षा केंद्र आधार कार्ड पर दिए गए स्थायी पते के आधार पर स्वचालित रूप से आवंटित किए जाएंगे। बात करें सिलेबस संशोधन के बारे में, तो कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न स्कूल बोर्डों द्वारा हटाए गए विषयों को ध्यान में रखते हुए नीट यूजी 2024 और जेई मेंस 2025 के सिलेबस को संशोधित किया गया है। धारा बी के अगर बदलाव की बात करें नीट 2025 में, तो नीट यूजी 2025 से वैकल्पिक प्रश्नों वाली धारा बी सेक्शन बी को हटा दिया गया है, जो कोविड से पहले के प्रारूप की ओर वापसी है। ये जो बदलाव हैं, ये जो अभी मैंने बदलाव जो बताए हैं, ये बदलाव परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा, जवाबदेही और विश्वसनीयता में आधार लाने के उद्देश्य के लिए किए गए हैं। अब बात करें सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के बारे में, तो भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक को रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 नामक एक बड़ा कानून लागू किया है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में आर्थिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना है, ताकि ईमानदार और वास्तविक प्रयासों को पुरस्कृत किया जा सके और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो। दायरे की बात करें तो यह कानून केंद्र सरकार की सभी प्रमुख भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर लागू होता है, जिनमें एनटीए, नीट, जेई, सीयूटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी और आईबीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। अनुसूचित साधनों की अगर परिभाषा की बात करें तो इनमें प्रश्न पत्र लीक करना, अनाधिकृत व्यक्तियों को गोपनीय जानकारी देना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना या फर्जी परीक्षा आयोजित करना और फर्जी दस्तावेज जारी करना जैसे 15 प्रकार के कृत्य जो अपराध हैं वो माने गए हैं। इसके अगर सजा की बात करें, इसमें ही जुड़े सजा प्रावधानों की, तो व्यक्तियों के लिए सजा है जैसे अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनमें शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए कम से कम 3 साल की जेल का प्रावधान है, जिसमें 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। संगठित अपराध के लिए बात करें तो यदि अपराध संगठित गिरोह या संस्थानों द्वारा किया गया है तो सजा और भी कठोर है, जिसमें 5 से 10 लाख तक का कारावास, 5 से 10 साल तक का कारावास, कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना शामिल है। परीक्षा केंद्र प्रदाताओं के लिए बात करें तो यदि कोई परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी या सेवा प्रदाता अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है और उसे 4 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने से जो प्रतिबंधित है वो भी किया जा सकता है। छात्रों के लिए अगर सजा प्रावधान की बात करें तो यह कानून मुख्य रूप से पेपर लीक करने वाले व्यक्तियों, गिरोहों और संस्थानों को लक्षित करता है। छात्रों या प्रतियोगी अभ्यर्थियों को आमतौर पर आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है, लेकिन उनके परीक्षा परिणाम रोक दिए जाते हैं और उन्हें एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 वर्ष के लिए भविष्य की परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सकता है। यह जो कानून है यह परीक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों का फायदा उठाने वाले तत्वों के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में कार्य करता है। बात करें एनटीए क्या है। एनटीए तो एनटीए के अगर पूरा नाम बताऊं तो एनटीए का पूर्ण जो रूप है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त ऑटोनोमस संगठन है जिसे देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु स्थापित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, एडमिशन्स और फेलोशिप के लिए पारदर्शी, कुशल और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करना है।
चलिए जानते हैं इसके प्रमुख जो जिम्मेदारी हैं और कार्य हैं वो क्या हैं। एनटीए के प्रमुख जिम्मेदारी और कार्यों की बात करें तो परीक्षा आयोजित करना। एनटीए कई प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं जो है वो प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। समानता और पारदर्शिता की बात करें तो इसका लक्ष्य परीक्षाओं को निष्पक्ष, वैध और विश्वसनीय तरीके से आयोजित करके शिक्षा में समानता और गुणवत्ता लाना है। तकनीक नवाचार की बात करें तो यह परीक्षा संचालन, वितरण और अंकन के लिए अनुसंधान आधारित और नवीनतम तकनीकों जैसे कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण का उपयोग करता है। अन्य निकायों के बोझ कम करने की बात करें तो एनटीए की स्थापना सीबीएसई और एआईईटीई जैसे अन्य निकायों को परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी से मुक्त करने के लिए की गई थी, ताकि वे अपने मुख्य शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। चलिए जानते हैं एनडीए द्वारा आयोजित जो प्रमुख परीक्षाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रमुख परीक्षाओं में नीट यूजी शामिल है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। जेई मेंस की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि एनआईटीज और आईआईटीज आदि में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा। यूजीसी नेट की बात करें तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए पात्रता परीक्षा। सीयूईटी की बात करें तो देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक यूजी प्रवेश के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। अन्य में इसमें शामिल है आईसीएआर, एनआईएफटी और स्वयं SWAYAM के तहत कई अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। संक्षिप्त में इसके कार्य बताएं तो एनटीए के बारे में संक्षिप्त में बताऊं तो एनटीए भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए बनाई गई एक नोडल एजेंसी है, जिसका उद्देश्य जो प्रवेश परीक्षाओं को मानकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। अब बात करें इससे जुड़े हालिया विवाद और समस्याओं के बारे में। हालिया विवाद और समस्याएं जो कि 2024 में हुई है उनसे संबंधित बात करें तो नीट यूजी पेपर लीक। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में बड़े पैमाने पर पेपर लीक, अनियमितताएं और ग्रेस मार्क्स के कारण गंभीर विवाद हुआ है। यूजीसी नेट रद्द की बात करें तो यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा साइबर सुरक्षा में संभावित खतरों के कारण परीक्षा होने के एक दिन बाद ही रद्द कर दी गई। CSIR नेट और नीट पीजी स्थगित की बात करें तो CSIR नेट और स्थगित कर दिया गया और नीट पीजी को जो कि NBE द्वारा आयोजित होती है, लेकिन इसी माहौल में उसे भी अंतिम समय में स्थगित करना पड़ा। विश्वास में कमी की बात करें तो इन घटनाओं ने छात्रों और जनता के बीच एनटीए की विश्वसनीयता और परीक्षा संचालन की क्षमता पर गंभीर सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। बात करें इसी से जुड़े संसदीय जो पैनल हैं, संसदीय पैनलों के प्रमुख जो सिफारिश हैं उनके बारे में। संसदीय स्थायी समिति शिक्षा पर ने एनटीए के कामकाज पर चिंता जताते हुए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें जो हैं वो दी हैं। जैसे कि बात करें हम पेन एंड पेपर मोड पर वापसी के बारे में। पेन एंड पेपर मोड वापसी के बारे में बात करें तो पैनलों ने एनटीए को सुझाव दिया कि वह कंप्यूटर आधारित परीक्षणों के बजाय पेन एंड पेपर OMR आधारित परीक्षा आयोजित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि यह मॉडल अधिक सुरक्षित माना जाता है। सरकारी केंद्रों तक सीमित की बात करें तो यदि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षण हैं वो आयोजित किए जाते हैं तो वे केवल सरकारी नियंत्रण वाले केंद्रों में ही होने चाहिए, न कि निजी केंद्रों पर। प्रक्रियाओं में तत्काल सुधार की बात करें तो एनटीए को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और निगरानी तंत्र में तत्काल और व्यापक बदलाव करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। सरप्लस फंड की बात करें, सरप्लस फंड के उपयोग की यूज़ की बात करें इसके की तो
सरप्लस फंड के उपयोग की एनटीए के पास जमा अधिशेष सरप्लस निधि का उपयोग एजेंसी की अपनी परीक्षण क्षमताओं और निगरानी को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। इसको अगर मैं सामान्य रूप में संक्षिप्त में बताऊं तो एनटीए भारत की परीक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन हालिया विफलताओं ने उसकी जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सरकार और संसदीय समिति ने बड़े जो सुधार है उनके लिए दबाव डाला है। बात करें एनएएसी के भूमिका और जो उद्देश्य हैं उनके बारे में, तो एनएसी का अगर मैं फुल नेम बताऊं तो इसके नेम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनमें हालिया रिश्वतखोरी के मामले और संसदीय पैनल की सिफारिशों के संदर्भ में दिए गए हैं, जैसे मूल्यांकन और मान्यताएं। एनएएसी एक सरकारी संगठन है जो भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों का मूल्यांकन और मान्यता जैसे कि असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन करता है। स्वायत्ता संस्था की बात करें तो यह विश्वविद्यालय अनुदान उपयोग यूजीसी के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ग्रेडिंग प्रणाली की बात करें तो एनएएसी संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करता है और उन्हें ग्रेड जैसे कि A++ या A+ या B और या C प्रदान करता है। यह ग्रेडिंग फंडिंग, स्वायत्ता और संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। उद्देश्य की बात करें तो भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और मानकों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हालिया जुड़े इससे विवादों की बात करें तो रिश्वतखोरी का मामला। हाल ही में एनएएसी के कामकाज में कथित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सामने आए हैं। A++ रेटिंग के लिए पैसे की बात करें तो आरोप लगे थे कि कुछ विश्वविद्यालयों, विशेष रूप से कर्नाटक के एक विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन प्रक्रिया में बेहतर ग्रेड A++ प्राप्त करने के लिए एनएएसी के अधिकारियों को पीयर टीम के सदस्यों को रिश्वत दी। विश्वसनीयता पर अगर इसकी सवालों की बात करें तो इन आरोपों ने एनएएसी की ग्रेडिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसी से जुड़े संसदीय पैनल की प्रमुख जो सिफारिश हैं उनकी बात करें तो संसदीय स्थायी समिति शिक्षा ने एनएएसी में कथित भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं, जिनमें शामिल है आंतरिक जांच की मांग। पैनल ने एनएएसी को निर्देश दिया है कि वह अपने स्तर पर मामले की एक व्यापक आंतरिक जांच यानी कि इंटरनल प्रूव करें और अपने निष्कर्षों को समिति के साथ साझा करें। पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करें तो समिति ने एनएएसी से मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। कार्रवाई की जानकारी की बात करें तो एनएएसी ने समिति को बताया कि उसने कथित रूप से शामिल विश्वविद्यालयों को 5 साल के लिए डीबार यानी कि प्रतिबंधित कर दिया है और संबंधित पीयर टीम के सदस्यों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। पैनल ने इन सभी कार्रवाइयों का जो विवरण है वो सार्वजनिक करने को भी कहा है। सुधार के लिए उठाए गए कदमों की बात करें तो एनएएसी ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 200 संस्थानों की ग्रेडिंग की समीक्षा की है और लगभग 900 पीयर मूल्यांकनकर्ताओं को हटा दिया है। संक्षिप्त में मैंने बताऊं तो एनएएसी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का मानक तय करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन हालिया भ्रष्टाचार के मामलों ने इसकी छवि को धूमिल किया है, जिसके बाद संसदीय समिति ने गहन जांच और व्यापक सुधारों के लिए दबाव बनाया है। बात करें एनएएसी की आंतरिक जांच और कार्रवाई के बारे में तो जांच के कारण, जिनमें यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा फरवरी 2025 में रिश्वतखोरों के एक मामले में एनएएसी निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी के बाद शुरू की गई थी। संसदीय पैनल की मांग की बात करें तो शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने एनएएसी से इस मामले में अपने स्तर पर एक आंतरिक जांच करने और उनके निष्कर्षों यानी कि फाइंडिंग्स को समिति के साथ साझा करने को कहा था। बात करें एनएएसी द्वारा उठाए गए मुख्य कदम और निष्कर्षों के बारे में तो आंतरिक जांच के आधार पर एनएएसी ने सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल है संस्थान पर कार्रवाई। जिस विश्वविद्यालय यानी कि जो विश्वविद्यालय है वो है कोनियो लक्ष्मा
लक्ष्मणजिया एजुकेशन फाउंडेशन KLEF पर रिश्वत देने का आरोप था, जिसे NAAC से मान्यता के लिए आवेदन करने से 5 साल के लिए प्रतिबंधित यानी कि जो डिबार्डेड है वो कर दिया गया है। मूल्यांकनकर्ताओं पर कार्रवाई की बात करें तो NAAC ने कथित रूप से शामिल सभी 7 पीयर टीम सदस्यों को NAAC की किसी भी गतिविधि या भविष्य के मूल्यांकन से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। व्यापक जांच के बाद NAAC ने अपने कुल मूल्यांकनकर्ताओं में से लगभग 1/5 हिस्से यानी कि 1200 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं को अनियमितताओं और प्रोटोकॉल उल्लंघनों के कारण हटा दिया है। मूल्यांकन की समीक्षा की बात करें तो NAAC ने उन सभी हालिया मूल्यांकनों की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है जिनमें प्रतिबंधित सदस्यों ने भाग लिया था और जिनके परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। बात करें प्रक्रिया में सुधारों के बारे में तो इस घटना के बाद NAAC ने अपनी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिनमें शामिल है AI आधारित सिस्टम। NAAC अगस्त 2025 से एक नया पूरी तरह से डिजिटल और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी संचालित मान्यता प्रणाली लागू करने जा रहा है। भौतिक निरीक्षण समाप्त की बात करें तो नई प्रणाली में बुनियादी मान्यताओं के लिए भौतिक निरीक्षण यानी कि फिजिकली इंस्पेक्शन समाप्त कर दिए गए हैं, जिनसे मानव हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है। NAAC ने इन कार्रवाइयों के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता बहाल करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। अब बात करें NTA के अधिशेष के बारे में तो अतिरिक्त धन और कोचिंग केंद्रों के जो बिंदु हैं उनसे जुड़े हैं। जैसे संसदीय पैनल ने NTA की वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि एजेंसी के पास एक बड़ा अधिशेष धन जमा है। जैसे जमा राशि की बात करें तो NTA ने पिछले 6 वर्षों में अनुमानित जो 3,512.9 करोड़ जो एकत्र किए हैं, 3,512.9 करोड़ जो धन है वो एकत्रित किया है। खर्च की बात करें तो परीक्षा आयोजित करने में लगभग 3,64,7 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। अधिशेष की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 448 करोड़ का अधिशेष कोष सरप्लस करपश जमा हुआ है। पैनल की अगर सिफारिश की बात करें तो समिति ने सिफारिश की है कि इस अधिशेष को उपयोग NTA की आंतरिक क्षमता बनाने या अपने विक्रेताओं के लिए नियामक और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। बात करें कोचिंग केंद्रों के विस्तार और विनियमन के बारे में तो पैनलों ने देश भर में कोचिंग केंद्रों में तेजी से विस्तार पर भी चिंता व्यक्त की है। जैसे चिंता के कारण की बात करें तो छात्रों पर अत्यधिक शैक्षणिक दबाव जिसके कारण आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। कई कोचिंग केंद्रों द्वारा ली जाने वाली मनमानी और अत्यधिक फीस शामिल है। वहीं असुरक्षा और अन्य कदाचार की रिपोर्ट्स। सिफारिशों की बात करें तो समिति ने सिफारिश की है कि प्रवेश परीक्षाओं के प्रश्न पत्र स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ अधिक निकटतम से जुड़े होने चाहिए ताकि छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता कम हो सके। पैनलों ने कोचिंग क्षेत्र की विनियामक निरीक्षण यानी कि रेगुलरिटी ओवरसाइज का पता लगाने और इसे विनियमित करने के तरीकों का सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल या समिति के गठन का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोचिंग केंद्रों के नियमन के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइंस भेजे हैं, जिसमें कानूनी ढांचा बनाने और सख्त दंड प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। इसके बारे में अगर संक्षिप्त में मैं बताऊं तो ये बिंदु धन के दुरुपयोग को रोकने और निजी कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के प्रयासों को दर्शाते हैं। अब बात करें हम परीक्षा केंद्र और निगरानी के बारे में तो NTA द्वारा अपनाई जाने वाली कई अन्य सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रस्तावित सुधार हैं, जिनमें शामिल है सरकारी संस्थाओं में केंद्र। 95% परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं ताकि निजी क्षेत्रों पर निर्भरता कम हो।
एआई आधारित निगरानी की बात करें तो सीसीटीवी फीड की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग किया गया है। एआई संदिग्ध हरकतों, छात्रों या इन इनवेलिडेटर्स की अजीब जो हलचल हैं उनको स्कैन करना और जो अलर्ट है वो जारी करना। वर्चुअल ऑब्जर्व की बात करें, ऑब्जर्वर की, तो हर 10 परीक्षा केंद्रों पर एक वर्चुअल ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा जिसके पास सभी सीसीटीवी जो फीड है वो एक्सेस होंगे। जिला स्तरीय समितियों की बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समितियां बनाई गई हैं जो सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करती हैं और सुनिश्चित करती हैं कि केंद्र तैयार है। प्रश्न पत्र पर प्रतिबंध की बात करें तो पुलिस एस्कॉर्ट्स, प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पुलिस या अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा और एस्कॉर्ट यानी कि सुरक्षा घेरा का उपयोग किया जा रहा है। जीपीएस ट्रैक किए गए कंटेनर की बात करें तो प्रश्न पत्रों के भौतिक परिवहन के लिए जीपीएस ट्रैक किए गए हैं। सील्ड कंटेनरों का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है। सुरक्षित छपाई और भंडारण की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस के चयन में उच्चतम गोपनीयता बढ़ती जाएगी और प्रेस में आगंतुकों की स्क्रीनिंग होगी। स्मार्टफोन और कैमरों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी होगी। बहुस्तरीय पैकेजिंग की बात करें तो प्रश्न पत्रों की परिवहन के दौरान छेड़छाड़ प्रूफ और बहुस्तरीय जो पैकेजिंग है वो सुनिश्चित की जाएगी। बात करें उम्मीदवारों की पहचान प्रक्रिया के बारे में, पहचान और प्रक्रिया के बारे में, तो बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन, पंजीकरण, परीक्षा केंद्र में प्रवेश, काउंसलिंग और प्रवेश के दौरान उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय बायोमेट्रिक्स जांच यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन लागू की जाएगी। आधार आधारित पंजीकरण की बात करें तो नीट यूजी 2025 के लिए उम्मीदवारों को ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के लिए अपने आधार नंबर को वैध मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। बात करें प्रेसिडिंग ऑफिसर की नियुक्ति के बारे में, तो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एनटीए की ओर से एक प्रेसिडिंग ऑफिसर पीठाधीश अधिकारी को समग्र प्रभारी के रूप में नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है जैसा कि चुनावों में होता है। अब बात करें कानूनी और नीतिगत बदलावों के बारे में, तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा जैसे कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया है। इस कानून में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों में शामिल लोगों के लिए 5 से 10 साल की जेल और न्यूनतम 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। पेन एंड पेपर मोड लागू हो चुका है जैसे ओएमआर। संसदीय पैनल की सिफारिशों के बाद एनटीए ने नीट यूजी 2025 जैसी प्रमुख परीक्षाओं को फिलहाल कंप्यूटर आधारित के बजाय पारंपरिक पेन एंड पेपर ओएमआर आधारित मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये उपाय जो है वो एनटीए की विश्वसनीयता को बहाल करने और भविष्य में परीक्षा प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए जा रहे हैं। अब बात करें सीबीआई की भूमिका और कानूनी कार्रवाई के बारे में, तो एनएएसी रिश्वतखोरी मामले से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें शामिल है सीबीआई की भूमिका और कानूनी कार्रवाई। सीबीआई की जांच की बात करें तो इस मामले में आंतरिक जांच से पहले सीबीआई ने कार्रवाई की थी और फरवरी 2025 में सीबीआई ने एनएएसी निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया था जब वे कथित तौर पर विश्वविद्यालय में रिश्वत ले रहे थे। अपराध शाखा के अगर हस्तक्षेप की बात करें तो यह मामला केवल एनएएसी की आंतरिक अनुशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला बन गया है जिस पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। प्रभावी कानूनी ढांचे की बात करें तो यह घटना हाल ही में लागू हुए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत आने वाले गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि यह मामला एक्ट लागू होने से थोड़ा पहले का हो सकता है। यह बिंदु जो है वो दर्शाता है कि मामले को केवल विभागीय कदाचार नहीं माना जा सकता बल्कि एक संगठित अपराध के रूप में देखा जा रहा है जिससे इसमें शामिल लोगों पर आपराधिक जो मुकदमा है वो भी चलेगा। बात करें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव के बारे में,
तो इस मामले से जुड़ा एक और बिंदु हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है व्यापक प्रभाव वाला, जिसमें उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव। शैक्षणिक मामलों में अगर गिरावट की बात करें तो NAAC द्वारा संस्थानों को दिए गए ग्रेड जैसे A++ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस संस्थान की गुणवत्ता, शोध की क्षमता और प्लेसमेंट रिकॉर्ड का प्रतीक माने जाते हैं। जब ये ग्रेड रिश्वतखोरी से हासिल किए जाते हैं तो यह सीधे तौर पर देश की उच्च शिक्षा के मानकों को कमजोर करता है। छात्रों के भविष्य की बात करें तो छात्र अच्छे NAAC ग्रेड वाले संस्थान में प्रवेश लेने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इस तरह की धांधली छात्रों के साथ बड़ा विश्वासघात है, क्योंकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर खराब संस्थानों में दाखिल ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात करें तो इस तरह के घोटाले भारतीय शिक्षा प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी धूमिल करते हैं, जिससे विदेश विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग, कोलैबोरेशन और भारतीय डिग्री की वैश्विक मान्यता पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह जो मामला है वो केवल एक व्यक्ति या एक विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के पूरे उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।